आज हम एक और केस के बारे में देखेंगे। तो एक 70 ईयर मेल पेशेंट है जो कि रिलेटिव के साथ आता है इन कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड स्टेट। पेशेंट कंप्लेन करता है रेस्टलेसनेस, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, माइल्ड ब्रेथलेसनेस। कुछ टाइम पहले से, यानी कि हम कह सकते हैं 30 मिनट्स पहले से पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रहा है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन हो रहा है जो कि कुछ हद तक आर्म की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड तक पेन हो रहा है। उसके साथ साथ माइल्ड ब्रेथलेसनेस है और इसके साथ साथ पेशेंट को स्वेटिंग देखने को मिल रहा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिल रहा है। पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है लेकिन रेस्टलेसनेस है। तो सबसे पहले अगर ऐसा पेशेंट आता है जो कोई भी कंप्लेंट करता है रिलेटेड टू चेस्ट, यानी कि छाती में दुख रहा है, हाथ में दुख रहा है, जॉ पेन हो रहा है, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज हमें करना चाहिए वो है ईसीजी। तो ईसीजी सबसे पहला निकालना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, उसके साथ हैंड पेन है, रेस्टलेसनेस है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है आधे घंटे से, तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में हमने ईसीजी निकाला। तो ईसीजी में हमें क्या देखने को मिला, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईसीजी में हमें देखने मिला कि V3 के लीड में और V4 के लीड में हाइपर एक्यूट टी वेव है। उसके साथ साथ एसटी एलिवेशन है। एसटी एलिवेशन होने के साथ साथ हाइपर एक्यूट टी वेव हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इंफीरियर लीड में हमें एसटी एलिवेशन देखने मिल रहा है और कहीं V4 और V5 यानी कि समवॉट लेटरल लीड्स में भी हमें एसटी एलिवेशन देखने मिल रहा है। तो ईसीजी निकालने के बाद हमारा ये डायग्नोसिस तो फिक्स हो गया कि पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई है। क्या है? एंटीरियर वॉल एमआई है पेशेंट को। और ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारा डायग्नोसिस इसमें क्या हुआ, तो अगर क्विक डायग्नोसिस अगर हम देखेंगे तो ईसीजी से हमें पता चला कि पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई है। और ट्रीटमेंट पार्ट में क्या करना है, तो ट्रीटमेंट पार्ट में ऐसे पेशेंट को हमें थ्रोम्बोलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी कौन से पेशेंट में थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए या थ्रोम्बोलाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन है, तो जैसे कि ये पेशेंट का एज है 70, पेशेंट को अगर प्रीवियस कार्डियक कंप्लेंट नहीं है और पेशेंट की अगर ईसीजी में हमें हाइपर एक्यूट टी वेव देखने मिलता है और एसटी एलिवेशन देखने मिलता है और इसके साथ साथ दूसरे लीड्स में रेसिप्रोकल चेंजेस अगर हमें देखने मिलते हैं, तो ये एक आइडियल कंडीशन है थ्रोम्बोलाइज करने के लिए। यानी कि एक आइडियल कंडीशन है कि हम लोग थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। दूसरा चीज, थ्रोम्बोलाइज करने से अच्छा होता है एंजियोप्लास्टी करना। एंजियोप्लास्टी करना, अगर पेशेंट को पेन या फिर जो भी सिम्टम्स है जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अगर 90 मिनट्स के अंदर में, अगर 90 मिनट्स के अंदर पेशेंट को कैथ लैब में ले जाके एंजियोप्लास्टी किया जाए तो वो सबसे ज्यादा पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर पेशेंट विलिंग नहीं है एंजियोप्लास्टी के लिए, पेशेंट का कंडीशन नहीं है कि वो कैथ लैब तक जा सके, या फिर ऐसा कोई एरिया है जहां पे कैथ लैब काफी दूर हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना ही एक आइडियल कंडीशन होता है। थ्रोम्बोलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर पेशेंट को हमें पता चल गया कि एमआई है, पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना है या पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करना है, तो सबसे पहला लोडिंग डोज देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोडिंग डोज देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोडिंग डोज में हम क्या देते हैं, तो हम देते हैं टैबलेट इकोस्प्रिन, टैबलेट क्लोपिडोग्रिल और उसके साथ टैबलेट एटोरवास्टेटिन। एटोलवास्टेटिन देते हैं। तो इकोस्प्रिन हम देते हैं 300 स्टैट, क्लोपिडोग्रिल देते हैं 300 स्टैट और एटोलवास्टेटिन देते हैं 80 mg स्टैट। इसके अलावा हम पेशेंट को अगर कोई सिम्टम्स होता है जैसे कि
पेशेंट को O2 लगाना, अगर पेशेंट ब्रेथलेस है तो ऑक्सीजन लगाना। उसके बाद एक एक्सरे करके देखना होता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ है कि नहीं। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को लेसिक्स इन्फ्यूजन रखना, लेसिक्स का इन्फ्यूजन देना और जितना जल्दी हो सके उतना पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना। थ्रोम्बोलाइज करने के लिए कुछ ड्रग्स हम यूज करते हैं। पहले हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते थे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। अब हम यूज करते हैं रेटिप्लेस, एटिप्लेस, इनेक्टिप्लेस। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली हम फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट का यूज करते हैं, यानी कि रेटिप्लेस, एटिप्लेस और टिनेक्टिप्लेस। इसमें से किसी ड्रग से हमें पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए। थ्रोम्बोलाइज करने के बाद भी, थ्रोम्बोलाइज करते समय भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर अरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीजों को भी हमें ध्यान में रख के पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना चाहिए। तो ऐसा पेशेंट में अगर पेशेंट आता है, ये कंप्लेंट्स देता है और हमें पता चला कि पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। अगर एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट अफोर्डिंग ना हो या विलिंग ना हो, तो हम उस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करके भी ठीक कर सकते हैं।